Hello friends, welcome to my channel Learn Along Vinod. Today I am going to discuss an important topic, namely research. Research is a familiar word for the students who are doing post-graduation or MPhil or PhD. So research is a vital part of the development and discoveries of new things in all academic subjects. Okay, so today I'm going to talk about this important topic, research. Okay, in this video we will discuss three different things. The one is meaning of research, दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च. जो रिसर्च प्रोसेस है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं. ओके, सो शुरू करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च से. ओके, सो meaning of research. We all possess the vital instinct of inquisitiveness for when the unknown confront us. देखिए, सबसे पहली बात जब हम रिसर्च की बात करते हैं, अगर हम ऐसे आम भाषा में भी देखें या आम जिंदगी में भी देखें, तो हम सभी लोग रिसर्च में ही लगे हुए हैं. ठीक है, जब से हमने होश संभाला है तो हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और उसी की तरह काम करने की कोशिश करते हैं. जब बच्चा बड़ा होता है वो दूसरों को देखता है, माता पिता को देखता है, ठीक है, बातें सुनता है, ठीक है, लैंग्वेज समझता है. इसी तरह से वो क्या है, धीरे धीरे डेवलप होता है और उसमें जिज्ञासा होती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. वो चीजें धीरे धीरे उसके दिमाग में आती हैं, समझता है. ठीक है, तो ये जो जिज्ञासा है, ठीक है, ये हमारे अंदर पहले से होती है. ठीक है, on this inquisitiveness makes us prove and gain full and fuller understanding of the unknown. जिसे हम जानते नहीं है, यही जिज्ञासा हमें ये करती है कि हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं. ठीक है, द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. ठीक है, तो हम रिसर्च को क्या बोल सकते हैं. सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात आती है, एक ऑब्जेक्टिव मेथड और सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए. ठीक है, व्यवस्थित, ठीक है, तरीके से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कह देते हैं. ठीक है, कुछ स्कॉलर है जैसे रेडमैन एंड मोरी डिफाइन रिसर्च एज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. मतलब ये कि व्यवस्थित एफर्ट जब हम करते हैं किस चीज के लिए, गेन न्यू नॉलेज. ठीक है, नया नॉलेज ग्रहण करने के लिए. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं. ठीक है, एक कलिंगर हैं, उन्होंने कहा है कि रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी डिजाइंड एंड कैरी आउट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि रिसर्च जो है वो ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है. ठीक है, एक संगठित इंक्वायरी है जिसे डिजाइन और उसे कैरिड आउट किया जाता है किसके लिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइज इंक्वायरी जो है वो करनी पड़ती है. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं. ओके, इसी तरह से इसको ये भी कहा जाता है कि अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज. कोई भी ब्रांच है आपकी, ठीक है, नॉलेज की कोई भी ब्रांच है आपकी, जब आप नए फैक्ट्स की खोज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च. ओके, सो व्हेन यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू मेक अ प्रोसेस टू एनहांस योर नॉलेज. किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपने अपना नॉलेज को एनहांस करना है, ठीक है, या
इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, कोई प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एंड गेटिंग नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च। अब जैसे मान लो आप क्या करते हैं, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके सामने कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके लिटरेचर है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है, या जो उसको जानने वाला है, जैसे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, उनके पास आप जाएंगे, ठीक है, और वहां से आप क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। ये प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसर्च। दैट मीन्स, और इन टेक्निकल वर्ड रिसर्च मीन रिसर्च, ठीक है, जो आपके ओल्ड फैक्ट हैं उनको वेरीफाई करना है, और नए फैक्ट जो है उनको सर्च करना है, उनको आपने एस्टेब्लिश करना है। दैट इज व्हाट द रिसर्च इज। ओके, अब आते हैं पर्पस एंड मोटिवेशन। देखिए, कोई भी चीज है बिना पर्पस और मोटिवेशन के नहीं होती है, ठीक है। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के भी अपने पर्पस हैं और मोटिवेशंस हैं, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहला जो मोटिवेशन या पर्पस है वो है गेनिंग नॉलेज एंड फेमिलियरिटी, ठीक है, मतलब नॉलेज गेन करना है, ठीक है, ज्ञान अर्जित करना है, और फेमिलियरिटी, ठीक है, और उस घटना को परिचय पाना है, ठीक है, या परिचित होना है उस चीज से उसको। ये जो है गेनिंग नॉलेज एंड फेमिलियरिटी, ये एक मोटिवेशन भी है और पर्पस भी है, ठीक है। तो ये हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। व्हेन वी वांट टू फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद अ पर्टिकुलर फिनोमिना, वी ट्राई टू गैदर नॉलेज एंड डाटा, ठीक है। तो जब देखिए, जब हमारे अंदर ये एक जिज्ञासा होती है कि हमने नॉलेज लेना है या फेमिलियरिटी लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप फेमिलियर हो पाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ओके, द सेकंड इज पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखिए, जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उनका चित्रण करना, पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो टू अंडरस्टैंड अ फिनोमिना, देखो कोई भी फिनोमिना को अगर समझना है, वी नीड टू नो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना या उनको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस फिनोमिना के बारे में समझ सकते हैं। सो रिसर्च इज द मीन्स टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिनोमिना। तो उन कैरेक्टरिस्टिक को जानने का एक सबसे जो मीन्स है, ठीक है, वो क्या है, तरीका क्या है, वो है रिसर्च। रिसर्च से हम किसी भी फिनोमिना की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। ओके, देन कम्स नेक्स्ट है आपका, दैट इज डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, ठीक है, डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, ठीक है। कोई भी चीज कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके होने की, ठीक है, तो उसको अगर समझना है, मतलब होने की जो आवृत्ति है, ठीक है, उसको भी अगर देखना है तो भी हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। सो इट मीन्स इट इज द रिसर्च दैट एनेबल्स अस टू फिगर आउट द रेट एट विच अ पर्टिकुलर थिंग्स हैपन्स और विद विच इट इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स। Okay, so therefore the desire to determine the frequency with which something occurs or with which it is associated is also a motivating factor, ठीक है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। फिर है आपका सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड, जो आपके अनसॉल्व चीजें हैं उनको सॉल्व करना, ये भी एक पर्पस भी है और मोटिवेशन भी है, ठीक है। बहुत से लोग ये करते हैं कि कोई चीज अगर आपकी अनसॉल्व है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कंडक्ट सम रिसर्च। ओके, देन नेक्स्ट इज क्रिएटिव वर्क। ओके, बहुत से लोग, मोस्ट पीपल हैव द डिजायर टू क्रिएट समथिंग न्यू और अ न्यू थिंग, ठीक है।
मतलब ये कि जब आप नई चीज बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी इच्छा होती है, बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मैं ये करूँ यार, मैं ये करूँ, मैं ये हटके करूँ, ये अलग करूँ, ठीक है। जब ये बात आती है तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है रिसर्च करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। सो जो आपकी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोथेसिस आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, या आप पहले से कुछ स्टेटमेंट्स बना देते हैं या आंसर्स दे देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के, तो उसकी टेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिसर्च ही करनी पड़ती है। विदाउट रिसर्च you are not in a position to test any kind of hypothesis. Is that clear? Okay, then next is service to society। देखिए, जब हम सर्विस टू सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि सोसाइटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को अगर आपने सॉल्व करना है, मतलब ये कि अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ डाटा चाहिए ताकि आप जिस उसके बेस पे उसका सोल्यूशन दे सकें। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी ये है कि आपको रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं तो भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये भी एक पर्पज है कि, या मोटिवेटिंग फैक्टर भी हम बोल सकते हैं कि आप किसी भी आदमी का या मेरा ये लक्ष्य है कि मैं सोसाइटी की क्या करूं, सेवा करूं। और फिर आपका है गेटिंग रिसर्च डिग्री। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, चाहे वो आपके पीजी स्टूडेंट्स हो या आपके एमफिल के हों या पीएचडी के हों और किसी तरह के आपके हैं, तो रिसर्च करना उनके लिए क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको ये डिग्रीज जो हैं, कुछ एक डिग्रीज जो हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो डिग्री पाने के लिए भी रिसर्च की जाती है। सो दीज आर द पर्पस एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स टू कंडक्ट अ रिसर्च। ओके, नाउ वी विल लर्न about different types of research। okay, so जैसा कि हमें पता है कि रिसर्च बहुत अलग अलग तरह की है, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स ने उनको अलग अलग ढंग से इनको डिफ्रेंशिएट किया है, लेकिन जो मोस्टली जो एक चला आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रिसर्च होती है। सबसे पहले देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च। सबसे पहली टाइप है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी, क्वालिटेटिव जैसे कि नाम अपने आप में बता रहा है कि इट इज रिलेटेड विद द क्वालिटी। ओके, दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन द मेजर इट जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमिना, ठीक है। जो क्वालिटेटिव फिनोमिना है दैट इज फिनोमिना रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड। जब आप क्वालिटी और काइंड्स की बात करते हैं तो वहां पे आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लो कि किसी कोई ऐसी चीज की जांच करते हैं जिसमें कि कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके व्यवहार, ठीक है, या उसका बिहेवियर जो है, या उसका जो भी वो करता है, उसके बिहेवियर के पीछे क्या क्या कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका रिसर्च होगा, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन होगी, या इस तरह की दिस टाइप ऑफ रिसर्च जो है इज टू डिस्कवर अंडरलाइंग मोटिव्स एंड डिजायर्स यूजिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज फॉर द पर्पस। सो यहाँ पे क्या है कि इसे हम बोलेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च, या किसी की आपने ओपिनियन ले रहे हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। सच टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, देन कम्स नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव, देखिए क्वांटिटी, और ये इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी अपने आप बता रहा है ना, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी में आपका क्या है, मेजरेबल है, ठीक है, आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इन क्वांटिटी और
amount. ठीक है, so it is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. Okay, it follows the statistical, mathematical, and computational techniques in the form of numerical data such as percentages and statistics. Okay, so it means it is applicable to all things which we can measure in terms of quantity. जिन चीजों को हम क्वांटिटी के रूप में मेजर कर सकते हैं, ये उनसे रिलेटेड है रिसर्च. ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है इट कंसिस्ट ऑफ, हम कह सकते हैं जैसे सर्वेज हो गया आपका एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ वेरियस काइंड्स. ठीक है, the major reason to carry out descriptive research is to describe the state of affairs as it exists at present. It is important okay, affairs as it exists at present. ठीक है, के वर्तमान में जो स्थिति है उसका वर्णन करता है. जो वर्तमान में इस वक्त स्थिति है किसी भी चीज की, उसको जब आप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, या डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज आप अपनाते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ओके, इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि जो आपके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ शॉपिंग है आपकी, या लोगों की जो प्रेफरेंस है, ठीक है, और इसी तरह की चीजें जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं कि प्रेफरेंसेस क्या है आपकी, ठीक है, ओपिनियन क्या है आपकी. ठीक है, या जो आपकी जैसे फ्रिक्वेंसी ऑफ शॉपिंग की बात करें, जब आप इस तरह की चीजों को रिसर्च करते हैं तो आपको यू हैव टू, जो एग्जिस्ट करता है उसमें वर्तमान में क्या है वो स्थिति, उसकी बात जब हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइबिंग थिंग्स एज इट इज. ओके, देन कम्स the analytical research. Okay, so analytical research is a specific type of research that involves critical thinking, okay, and the evaluation of facts and information relative to the research being conducted. Okay, और ये एनालिटिकल रिसर्च है focuses on understanding the cause-effect relationship between two or more variables. Analytical means analyzing. Cause and effect जो है उसको analyze करता है, उसके relationship को analyze करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं analytical research. ठीक है, जब कोई रिसर्चर एनालिटिकल रिसर्च करता है तो वो he tries to explain the reasons why and how something has moved in a specific direction within the given time. ठीक है, कोई चीज, ठीक है, why and how. Okay, means what the cause and effect, क्या cause है और क्या effect है उसकी, ठीक है, उसके रिलेशनशिप को वो क्या करते हैं एनालिटिकल रिसर्च में हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देन कम्स द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी देखिए बहुत सदियों से चली आ रही है, एक्सप्लोर करना. ठीक है, कुछ लोग कहीं से आए यहाँ पे नए, अब जैसे हम आर्यन की बात करते हैं, आर्यन मिडिल ईस्ट से आए, ठीक है, और यहाँ पे आके बसे, 3 शाखाओं में चले, ऐसा ऐसा सुना है, हम लोगों ने सुना है ना. तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग. तो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी यही बात करती है, ठीक है, कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द रिसर्च क्वेश्चंस. It does not make to give a conclusive or final solution for the existing problem. ठीक है, so the research, ये जो exploratory research है, ये क्यों की जाती है, is done in order to understand the nature of the problem. कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है उसको समझने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है कंडक्ट करते हैं. ओके, देन कम्स एक्सप्लेनेटरी
ठीक है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनिंग समथिंग, ओके, इट इज द रिसर्च हुज प्राइमरी पर्पज इज टू एक्सप्लेन व्हाई इवेंट अकर्स, टू बिल्ड, elaborate, extend और टेस्ट अ थियरी। तो इसके लिए जब जब हम क्या करते हैं, कोई इवेंट अकर जो है क्यों हुआ, ठीक है, बिल्ड करना या इलेबोरेट करना या एक्सटेंड करना या टेस्ट करना किसको, किसी थियरी को, उसके लिए हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं, मतलब एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ओके। सो ये जो आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, इट इज मोर कंसर्न विद शोकेसिंग, एक्सप्लेनिंग एंड प्रेजेंटिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव। Is that clear? Then next is applied research. Okay, so the basic aim of applied research is to find a solution to a practical problem. ठीक है, it works by finding a solution to an immediate problem, and it offers knowledge that is applicable and implementable. ओके, मतलब ये कि जो इमीडिएट कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है, उसको, उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। ठीक है, जो इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है, उसका जब हम सोल्यूशन ढूंढेंगे तो उस वक्त जो हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, और ये जो है नॉलेज देती है, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च से जो नॉलेज आता है या उसके रिजल्ट्स आते हैं, उनके कंक्लूजन आते हैं, वो क्या होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं और इम्प्लीमेंटेबल होते हैं। ओके, एंड दीज प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय सोसाइटी और बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम्स की बात हम कर रहे हैं अप्लाइड रिसर्च में, ये प्रॉब्लम जो है हमारी सोसाइटी हो गई आपकी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस कर रही है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं। देन कम्स द फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च जो है आपकी, वो क्या है? फंडामेंटल रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थियरी। मतलब ये कि गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इज टर्म्ड प्योर एंड बेसिक रिसर्च। ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए नॉलेज गेन करना is pure research or basic research, and research that is more concerned with the natural phenomena is fundamental research. So fundamental research is for finding information that has a broad base of applications. Okay, और यहां पे बात ये आती है कि जो फंडामेंटल रिसर्च है पर्टिकुलरली के जहां पे हम साइंसेस की बात करते हैं या उस तरह की बात करते हैं जो आपकी फिजिकल साइंस है, वहां पे ज्यादातर हम फंडामेंटल रिसर्च ही यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सो देन कम्स द कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च इज डिफाइंड एज अ मेथडोलॉजी। ठीक है, कंसेप्चुअल रिसर्च, सॉरी, कंसेप्चुअल रिसर्च research is defined as a methodology wherein research is conducted by observing and analyzing already present information on a given topic. Okay, so conceptual research doesn't involve conducting any practical experiments. कोई practical experiment की बात नहीं होती है इसमें। ठीक है, so conceptual research is related to some abstract ideas or theories. ठीक है, कोई आपके abstract ideas हैं, उनसे related हैं और theory से related है। So it is mostly used by thinkers and philosophers to develop new concepts or to reinterpret existing ones। ठीक है, जो आपके concepts हैं आपके, ठीक है, उनको जो पुराने concepts हैं उनको रीडिफाइन करना या रीइंटरप्रेट करना है। ठीक है, या जो कोई नए concept जो है वो डेवलप करने हैं, उसके लिए जो आपके थिंकर्स हैं या फिलोसफर्स हैं, वो कंसेप्चुअल रिसर्च जो है वो ज्यादातर अडॉप्ट करते हैं। एंड देन कम्स द एम्पिरिकल रिसर्च। इट इज वाइडली यूज्ड रिसर्च इन सोशल साइंसेस। सो एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन।
जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये, ठीक है। ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थियरी, इट इज डेटा बेस्ड रिसर्च coming up with conclusions that are capable of being verified by observation or experiments, ठीक है। तो अनुभव जन्य या अनुभविक जो आपका अनुसंधान है, शोध है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये अनुभव एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप सर्वे के लिए जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, वहां से आप खुद अनुभव लेते हैं यूजिंग different kinds of tools like interviews, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इसको यूज करके आप करते हैं, यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा, ओके, दैट इज व्हाट द एम्पिरिकल रिसर्च इज, ओके ओके। सो ये हैं आपके कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च, ओके। सो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और वो टॉपिक है आपका स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, ओके। सो स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कौन कौन से, बहुत से अलग अलग स्टेप्स भी, कुछ लोगों ने 8, 10, 12 स्टेप दे दिए हैं, कुछ ने 5, 6 दिए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं उनके बीच का रास्ता, देखते हैं कि मेजर स्टेप्स जो हैं आपके, जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं या रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो उठाने हैं या उठाने चाहिए। सबसे पहले आता है आपका फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना, ये सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिससे रिलेटेड आप क्या करें, रिसर्च करने चाहते हैं। सो अ वेल डिफाइंड रिसर्च विल लीड द रिसर्चर to accomplish all important phases of research process, starting from setting objectives to the selection of research methodology, ओके। तो यहां पे बात करते हैं, जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, ठीक है। पहली है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम और दूसरी है नॉन रिसर्च प्रॉब्लम। और जब हम नॉन रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं, देखिए प्रॉब्लम है, तो यहां पे हमने डिफरेंशिएट क्यों कर दिया, एक रिसर्च प्रॉब्लम है, एक नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है। तो देखिए नॉन रिसर्च प्रॉब्लम जो है या ऐसी प्रॉब्लम जो रिसर्चेबल नहीं है, उनके कुछ बिंदु हैं, ठीक है, स्थितियां हैं, जी हाँ, जिनको ध्यान में रख के हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये रिसर्च की प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं हो सकती है। कौन कौन सा, पहला है आपका कि देयर शुड बी अ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसीज between what it is and what it should have been. This implies that there should be a difference between what exists and the idea or planned situation, ठीक है। मतलब ये कि क्या what it is, ये क्या है, ठीक है, but it should be या but it should have been, ठीक है। तो जब ये विसंगति है, ठीक है, तो वहां पे हम उस प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आते हैं आपकी सेकंड पॉइंट के ऊपर, अ क्वेश्चन अबाउट व्हाई द डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज दैट द रीजंस फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी इज अनक्लियर टू द रिसर्चर सो दैट इट मेक सेंस टू डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब ये कि ये जो विसंगति है, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी है, ये क्यों मौजूद है, ठीक है। मतलब ये, इसका तात्पर्य ये है कि जो विसंगति है उसका कारण जो रिसर्चर है उसको स्पष्ट नहीं है, और जब स्पष्ट नहीं है तो मतलब ये कि वो उस प्रॉब्लम से संबंधित किसी तरह के प्रश्न नहीं बना सकता है, उठा सकता है। और तीसरी चीज है, देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पॉसिबल आंसर और सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, कि प्रश्न हो या समस्या हो, उसके कम से कम 2 जो है वो संभावित उत्तर या समाधान होने चाहिए, ठीक है। और अगर अगर देयर इज ओनली 1 पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन about the discrepancy,
then a research situation does not exist. अगर एक ही पॉसिबल आंसर है तो वहां पे जो पॉसिबिलिटी है रिसर्च की वो नहीं रहती है। ठीक है, तो वो हो गए आपकी नॉन रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है? ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम में जब बात आती है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्या है, इसमें हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरी तरफ जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, और तीसरा है आपका एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। देखिए, जब आपकी जो तीन मैंने आपको चीजें बताई अगर वो हैं, अब जैसे मान लो कि अगर दो संभावित या दो से अधिक जो आपके संभावित आंसर्स हैं या सॉल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, देन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज रिसर्चेबल। ओके, तो हम उसको बोलेंगे रिसर्च प्रॉब्लम है। और जब हम रिसर्च प्रॉब्लम है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मतलब क्लियरली स्टेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको मतलब ये कि अगर एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है विल लीड द रिसर्चर टू फॉर्मुलेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर आपको पता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने उसको अच्छे से स्टेट किया है, देन यू आर इन अ पोजीशन टू डेवलप और फॉर्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी एंड चूज अ प्रॉपर रिसर्च मेथडोलॉजी। पहली बात ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से क्या है। दूसरा आ जाता है आपका जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम। देखिए, जस्टिफाइंग प्रॉब्लम मतलब ये है कि आपको जस्टिफाई करना है प्रॉब्लम का, मतलब ये कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, हमने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च क्यों करनी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीज करनी है। और फिर आपने एनालाइज करना है। ठीक है, मतलब ये कि अलग अलग जगह से व्यू पॉइंट्स को उसको एकोमोडेट करना है। ठीक है, चाहे वो आपके रिसर्चर्स हैं, आपके और तरह के, जिसका इस प्रॉब्लम से सीधा संबंध है। सो दिस इज व्हाट द रिसर्च प्रॉब्लम इज। ओके, सो यहां पे जब हमने ये चीज कर ली, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, द नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, नेक्स्ट स्टेप है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखिए, हमने प्रॉब्लम अपनी एक डिसाइड कर ली कि ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इससे रिलेटेड हमने क्या करना है, रिसर्च करनी है। तो उससे आगे क्या स्टेप है आपका, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो आपके पास लिटरेचर है, ठीक है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हमें क्या करना पड़ता है, उस से रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। मतलब ये टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन द रिसर्चर मस्ट रिव्यू द लिटरेचर रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इट प्रोवाइड्स फाउंडेशनल नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम एरिया। देखिए, अगर आपने प्रॉब्लम जो आपकी है उसका जो एरिया है उससे रिलेटेड अगर आपने नॉलेज लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उससे रिलेटेड जो रिव्यू रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, तभी जाके आपको उस प्रॉब्लम के एरिया से संबंधित नॉलेज आएगा। ओके, और जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो अलग अलग तरह का लिटरेचर को हम स्टडी कर सकते हैं। पहले किसी ने उस एरिया में अगर रिसर्च की है वो भी आपके काम की चीज है, फिर बुक्स हैं उनसे रिलेटेड, फिर आपके गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और आपके रिसर्च रिपोर्ट्स हैं आपकी। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके लिटरेचर, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, और बहुत से आपकी रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, अब तो ऑनलाइन बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो उन चीजों को आप स्टडी करके यू कैन एनहांस योर नॉलेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन हैंड। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आपका जो अगला स्टेप है दैट इज फॉर्म ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। देखिए, अगर आपने प्रॉब्लम को सही ढंग से
स्टेट किया है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सही है, उसको आपने एनालाइज भी सही ढंग से किया है, ठीक है, वेरीफाई भी किया है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिव्यू भी आपने कर लिया है, हर एक चीज, हर पहलू को देख लिया है, पहले कौन सी स्टडीज हुई, कौन सी नहीं हुई, उसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या नहीं रही, कौन सा एरिया उन्होंने छोड़ दिया, कौन सा आस्पेक्ट उन्होंने नहीं लिया, तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई पीछे, ठीक है। अब आपका काम है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, ठीक है। So an objective will precisely say but should be researched to delineate the type of information that should be collected and provide a framework for the scope of the study. Okay? अब यहां पे बात यही आ जाती है कि ऑब्जेक्टिव आपको सेट करने हैं, ठीक है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने क्या करनी है, कलेक्ट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज कलेक्ट करते रहें, ठीक है ना। अगर आप हर चीज कलेक्ट करते रहेंगे तो आप किसी भी तरह जगह नहीं जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हमने ये चीजें करनी है, ये चीजें देखनी है, ठीक है, ओके। और दूसरी बात ये भी है कि स्कोप क्या है, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ द स्कोप ऑफ द स्टडी, ओके, कि कितना करना है हमने, कहां तक करना है, चाहे वो ईयर वाइज की बात कर लो या दूसरी तरह की बात कर लो, वो चीज करनी है, ठीक है। सो जब हम ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट करते हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, वो हमें ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट। स्मार्ट जो है ये एक्रोनिम है, ठीक है, कौन किस चीज का, स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो इन चीजों को मीट आउट करें, स्पेसिफिक होने चाहिए, प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, दूसरा उनको मेजर किया जा सके, और तीसरा मेजर भी ठीक है लेकिन अगर वो अचीवेबल ही नहीं है तो भी वो ऑब्जेक्टिव सही नहीं होंगे, और चौथा आपका रेलेवेंट होना चाहिए। अगर वो रेलेवेंट नहीं है, रिलेटेड जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उससे रेलेवेंट नहीं है, तो भी उन ऑब्जेक्टिव्स का कोई मतलब नहीं है। और पांचवा है आपका टाइम बाउंड। देखिए किसी भी रिसर्च की बात अगर हम करते हैं उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना समय है आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं। मान लो कि 1 साल है तो 1 साल के लिए ऐसा नहीं है कि आप 5 या 6 ऑब्जेक्टिव बना लें, और ऐसे ऑब्जेक्टिव बना लें जिनके लिए डाटा कलेक्शन में भी और चीजों में भी आपको क्या है, टाइम ज्यादा लगे, तो वो तो किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो ये स्मार्ट जो है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं। और दूसरी बात यहां पे आती है हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस होती क्या है, अ हाइपोथेसिस इज एन अनइवन स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दैट कैन बी रिफ्यूटेड और सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल डाटा, ठीक है। मतलब ये कि जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज अ वेल फार्मुलेटेड टेस्टेबल रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब एक परिकल्पना जब आप बनाते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, और अगर हम हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जो है asserts a possible answer to a research questions, के पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं जो भी आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ओके। तो यहां पे हाइपोथेसिस फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ हाइपोथेसिस इज एन assumption that is made based on some evidence. It includes components like variable, population and the relation between the variables. A research hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between two or more variables. देखिए जो हाइपोथेसिस होती है ये तो है कि आपकी प्रपोजिशन है, ठीक है, या स्टेटमेंट है, ठीक है, जो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या एम्पिरिकल डाटा लेते हैं, उससे वो एम्पिरिकल डाटा उसे सपोर्ट भी कर सकता है, उसको रिफ्यूट भी कर सकता है। लेकिन हाइपोथेसिस आपकी जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंटली जो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, वो चीज आती है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजें यूज करते हैं, एक है आपका नल हाइपोथेसिस और एक है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं एच ओ, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं हम एच ए। ठीक है, अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, बाकी जब हाइपोथेसिस का टॉपिक आएगा वहां पे आपको क्लियरली समझाऊंगा कि नल और अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं बात करता हूं, ऐसे सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि मैं 5 किलो वजन उठा लूंगा। ठीक है, या मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं। ठीक है। तो इसके अल्टरनेटिव क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव होगा कि मैं 5 किलो वजन नहीं उठा सकता। ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट। ठीक है, मतलब ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, मैं ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इससे लोगों को फायदा होगा। ठीक है। तो दूसरा इसका क्या हो सकता है कि इस स्कीम से लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, इस स्कीम से लोगों का फायदा हुआ, इस स्कीम से लोगों का फायदा नहीं हुआ। ये दो स्टेटमेंट्स आ गई। एक आपकी, मान लो मैं इसको मान के चलता हूं कि फायदा हुआ, ये आपकी हाइपोथेसिस है। तो आपकी इससे उल्ट या अल्टरनेट क्या हो गया, आपका विकल्प क्या हो गया कि नहीं। ओके। सो ये है आपका थर्ड स्टेप, फॉर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। देन नेक्स्ट है आपका स्टेप है रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, अनुसंधान का जो डिजाइन है वो। ठीक है। सो ये जो रिसर्च डिजाइन है, ये है आपका, इट इज द ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क फॉर फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फिलफिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। मतलब ये कि अगर हम ऐसे बोलें कि इट इज अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द कलेक्टेड डाटा। मतलब ये कि ये प्लानिंग है आपकी आगे कि आपने आगे क्या क्या करना है। ठीक है, मेथड्स कौन से यूज करने हैं आपने, डाटा कलेक्शन के मेथड कौन से यूज करने हैं, डाटा कौन सा यूज करना है, उनको प्रोसेस कैसे करना है, उनको एनालाइज कैसे करना है, ये सारे का सारा जो है इसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। ओके। तो यहां पे देखिए रिसर्च डिजाइन में क्या है। पहला है रिसर्च डिजाइन टू यूज। कौन सा रिसर्च डिजाइन आपने यूज करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च डिजाइन है। ठीक है, वो जब रिसर्च डिजाइन का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोस्टली दो तरह के हम रिसर्च डिजाइन जो करते हैं वो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करते हैं। ठीक है, फिर आपको करना पड़ता है सैम्पलिंग डिजाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सैंपल होता क्या है, सैंपल क्या है, ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और उस पार्ट में क्या है, उस पॉपुलेशन की क्या है, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। मतलब ये वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, उसको हम बोलते हैं सैंपल। ठीक है, तो यहां पे देखिए सैंपल जो है क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि लार्ज एनफ टू गिव यू एनफ इंफॉर्मेशन टू अवॉइड एरर्स। ठीक है, मतलब ये कि इतना होना चाहिए कि वहां पे आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, एरर ना आए उसमें। ठीक है, तो जब हम ये सैंपल की बात करते हैं, तो सैंपल में देखिए आगे अगर हम बात करें तो अलग अलग मेथड हैं सैंपलिंग के। वो है प्रोबेबिलिटी है आपकी, फिर आपका दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या है आपका कि जो पॉपुलेशन में आपकी क्या है आइटम्स हैं, उन सभी का कम से कम एक चांस होता है सिलेक्ट होने का। मतलब ये कि अब यहाँ पे आप बोलेंगे पॉपुलेशन क्या है जी, तो पॉपुलेशन जो है इट इज द टोटल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अबाउट विच वी विश टू मेक सम इन्फ्रेंसेस और जनरलाइज। ठीक है, पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर एरिया में या कहीं पे जो भी आपका स्कोप है, ठीक है, उसमें वो सारे के सारे आपकी पॉपुलेशन है। अब उस पॉपुलेशन में से आप एक पार्ट ले रहे हैं जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग।
मतलब ये कि सैंपल जो है, या उसको हम बोलते हैं सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो सैंपलिंग में हम दो तरह की सैंपलिंग यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, नाउ कम टू द अगला जो रिसर्च डिजाइन में होता है वो होता है डाटा कलेक्शन मेथड। कौन से डाटा कलेक्शन मेथड्स? अब हमारे पास जब हम टाइप ऑफ डाटा की बात करते हैं, दो तरह के डाटा आपके पास होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा कलेक्शन मेथड में दो चीजें, टाइप ऑफ डाटा और मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, इनको डिसाइड करते हैं। और टाइप ऑफ डाटा में हमारे पास दो तरह के डाटा हैं, कौन कौन से? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाय वे ऑफ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स। और वो कौन कौन से मेथड है? इंटरव्यू मेथड है आपका, एक्सपेरिमेंट से, फिर आपका क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कुछ एक मेथड हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। मतलब ये कि जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है। और सेकेंडरी डाटा आपका क्या है? जो किसी ने पहले से कलेक्ट करके रखा है, आप क्या करते हैं? उसको यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग दोज सेकेंडरी डाटा। ओके, सो यहां पे जो आपका डाटा है इसको भी हम दो तरह से बांटते हैं, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। क्वांटिटी मींस क्वांटिटी में आप उसको ले रहे हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव मींस जब आप उसकी ओपिनियन, उसकी प्रेफरेंसेस को आप ले रहे हैं किसी कहीं पे, तो वो दैट इज क्वालिटेटिव डाटा। ओके, देन कम थर्ड, जो इसमें चौथी चीज है वो आपका डाटा एनालिसिस मेथड। कौन से डाटा एनालिसिस मेथड्स आप यूज करने वाले हैं? उसमें आपके स्टैटिस्टिकल टूल भी हो सकते हैं और मैथमेटिकल टूल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, दैट इज रिसर्च डिजाइन। ओके, द नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका डाटा कलेक्शन। अब वहां पे तो हमने कर लिया कि कौन सा डाटा हमने यूज करना है। अब डाटा कलेक्शन जो स्टेप है वहां पे देखिए, executing the research plan systematically is an important step in research process. Collecting appropriate data, facts and information is the next step in research process. The data is collected with the help of methods decided at previous step. जो हमने research design में जो जो methods हमने क्या किए, select किए, उनको यूज करके हम क्या करते हैं? We are going to collect the data related to that problem. ओके, इसके बाद आता है आपका डेटा एनालिसिस। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद का स्टेप आता है आपका डेटा एनालिसिस का, ठीक है। सो डेटा एनालिसिस का आप क्या करते हैं? उसको एडिट करते हैं, उसको कोडिंग करते हैं, ठीक है। और किसी तरह की ये इंश्योर करते हैं कि कंसिस्टेंसी across respondents and to locate omissions if any. डाटा में कंसिस्टेंसी, और अगर कोई omission है डाटा की, उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। So data analysis is a process used by researchers for reducing data to a story and interpreting it to derive insights. The data analysis process helps in reducing a large chunk of data into smaller fragments which makes sense. ओके, ये तो हो गया आपका डेटा एनालिसिस का स्टेप। देन डेटा एनालिसिस में देखिए दो चीजें हैं, डेटा प्रोसेस और डेटा एक्सपोजिशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डेटा जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एडिटिंग और कोडिंग की बात आती है, ठीक है। ओके ओके, सो उसी तरह से हम क्या करते हैं कि डेटा को क्या करते हैं, उसमें कोई किसी तरह की एरर्स ना रहे, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं? सुधारने की कोशिश करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब यहां पे बात ये आती है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम करते हैं, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस जब हमने बना ली, तो जब हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है, तो उसकी हम क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा वी ट्राई टू टेस्ट आवर हाइपोथेसिस, ठीक है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन असेसमेंट method that allows researcher to determine the plausibility of a hypothesis. It involves testing an assumption about a specific population parameter
टू नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि जो हाइपोथेसिस है जो हमने बना के रखी हुई है, ठीक है, क्या वो सही है, सच है या गलत है। ठीक है, तो यहां पे ये स्टेप आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो यहां पे द रिसर्चर यूजेस स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू कंपेयर द एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। एसोसिएशन और रिलेशनशिप को कंपेयर करता है। ठीक है, और द बेसिस ऑफ दैट हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद का स्टेप जो है वो है आपका इंटरप्रेट एंड जनरलाइज। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, तो जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो भी आपका डेटा, हमारे जो भी डेटा आपने लिया या आपके पास आया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, वी ट्राई टू इंटरप्रेट, हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या चीज आई हमारे सामने, और हम जनरलाइज भी करते हैं। ओके, एंड देन लास्ट स्टेप इज रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, हमने क्या क्या चीजें की। ठीक है, मतलब ये कि क्या क्या स्टेप्स हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उनको हम लिखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन है ना, आप यू हैव टू कम्युनिकेट द योर फाइंडिंग्स, यू हैव टू कम्युनिकेट योर कंक्लूजन्स। ठीक है, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट द सजेशंस यू मेड इन you made after interpreting or you made after analyzing the data. ओके, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। आपने जो काम किया राइट फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड रिलेटेड टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यू हैव टू रिपोर्ट दैट थिंग्स। मींस रिपोर्टिंग में आपकी पर्टिकुलरली क्या आएगा, क्या फाइंडिंग्स रही, आपके इन्फ्रेंसेस क्या रहे, उसको आपने राइटिंग में कम्युनिकेट करना है। ओके, तो ये हैं आपके स्टेप्स। ठीक है, ओके, मतलब ये कि रिपोर्ट राइटिंग में आपकी रिपोर्ट, आपको पता है कि रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट वन हैज ऑब्जर्व्ड, हर्ड, डन और इन्वेस्टिगेटेड। सो रिपोर्ट्स आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिटन असेसमेंट टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर रीडिंग, रिसर्च और एक्सपीरियंस। ओके, सो ये हैं आपके स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, formulating problem, review of literature, then form objective and hypothesis, then research design, data collection, data analysis, hypothesis testing, interpret and generalize and report writing. तो यहां पे देखिए रिसर्च डिजाइन जो है आपका हाइपोथेसिस तक जो है आपका फीड फॉरवर्ड की बात करता है। ठीक है, विद इन, और जब आप ओवरऑल देखते हैं जो आपकी प्रॉब्लम और रिपोर्ट राइटिंग के बीच में भी फीड फॉरवर्ड है और फीडबैक भी है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपकी एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। किसी भी तरह का डेविएशन जो है वो आपकी रिसर्च को बाइस्ड भी बना सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिसर्च क्या है, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, और जो मेजर स्टेप्स हैं आपके रिसर्च प्रोसेस में वो कौन कौन से हैं। ओके, तो इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और आगे जो इस सीरीज में आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के ऊपर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।